तो आज हम लोग बात करेंगे काव्य की, कि काव्य किसको कहते हैं। काव्य किसको कहा जाता है? रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसका अर्थ है कि रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। इस परिभाषा को किसने दिया? पंडित विश्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था। देखते हैं कि काव्य कितने भेद होते हैं। वैसे अगर उनकी क्लासिफिकेशन देखें तो शैली के अनुसार कुछ और काव्य होते हैं और रचना के आधार पे कुछ और काव्य होते हैं। जैसे तो इनमें देखना है कि काव्य कितने प्रकार से हैं। वैसे दो मुख्यतः माने गए हैं, लेकिन जब इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन के आधार पे बहुत सारे आते हैं। जैसे पहला होता है शैली के अनुसार, शैली के अनुसार, तो शैली के अनुसार जो है, और एक है रचना के आधार पे, यानी रचना के अनुसार, रचना के अनुसार। अब शैली के अनुसार कितने हैं? 3 माने गए हैं। पहला है पद, और दूसरा है गद्य, और तीसरा है चंपू काव्य। कहते किसको हैं ये हम लोग बात करेंगे आगे। चंपू काव्य, यानी शैली के अनुसार 3 काव्य होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। रचना के आधार पे 2 काव्य होते हैं। पहला होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। 2 काव्य इसके बेस पर होते हैं। पद्य में कौन से आते हैं? पद्य यानी जिसमें कविताओं की बात की जाए, और गद्य यानी कहानी की बात की जाए, और चंपू में क्या है कि दोनों जुड़ के चंपू काव्य बनता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी। श्रव्य काव्य ये कितने प्रकार से होते हैं? श्रव्य काव्य भी 2 प्रकार से होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, खंड काव्य, और तीसरा है आख्यानक गीत। इनकी बात करेंगे किसको कहते हैं, आख्यानक गीत। और मुक्तक में 2 आते हैं, पाठ मुक्तक और गे मुक्तक। गे मुक्तक, तो ये इसके क्लासिफिकेशन है काव्य के। इनकी परिभाषाओं की बात करेंगे कि इनको पहचानते कैसे हैं या कहते किसको हैं। बात करेंगे कि पद्य काव्य किसको कहते हैं। पद्य काव्य, पद्य काव्य में क्या है कि अपने विचारों को गाकर अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें इसका परिभाषा है जिसमें विचारों को गाकर अभिव्यक्त पद्य काव्य में जिसमें विचारों को गाकर अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या लिखा जा सकता है? कविताएं हो गई। गद्य काव्य, तो गद्य काव्य में क्या है? गद्य काव्य में सामान्य बातचीत, गद्य काव्य में सामान्य बातचीत होता है, सामान्य बातचीत। जैसे कोई कहानी हो गई तो इसको लिख सकते हैं कहानियां, यानी कहानियों को सामान्य बातचीत के तौर से समझा जाता है।
और अगला है चंपू काव्य। तो चंपू काव्य किसको कहेंगे? चंपू काव्य में क्या है कि पद्य और गद्य को मिलाकर चंपू काव्य बनता है, यानी जिसमें विचारों को गाकर तथा सामान्य बातचीत के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? चंपू काव्य किया जाता है, तो इसको कहेंगे चंपू काव्य। अब फिर बात करेंगे श्रव्य काव्य की। श्रव्य काव्य, तो श्रव्य काव्य इसका जैसा नाम है वैसा काव्य भी है। श्रव्य काव्य में जिस रचना को सुनकर अथवा पढ़कर समझा जाता है, यानी इसको और लिख सकते हैं कि जिस रचना को सुनकर अथवा पढ़कर आनंद लिया जाए या आनंद की अनुभूति हो, उसे श्रव्य काव्य कहेंगे। और अगला है दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? दृश्य काव्य की परिभाषा होगी कि जिस रचना को देखकर आनंद लिया जाए, यानी जिस रचना को देखकर समझा जाए या आनंद लिया जाए, उसे क्या कहेंगे? दृश्य काव्य कहेंगे। और फिर इसके बाद बात करेंगे प्रबंध काव्य की। प्रबंध काव्य, तो प्रबंध काव्य किसको कहते हैं? प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया और महाकाव्य। अब महाकाव्य किसको कहा जाता है? जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण हो, यानी संपूर्ण जीवन का उसमें व्याख्यान हो, उसको महाकाव्य कहेंगे। जैसे इसमें कुछ कंडीशन है जिसमें कितने सर्ग होने चाहिए? 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग मतलब होता है अध्याय, तो इसमें 8 सर्ग होने चाहिए। और दूसरा इसकी विशेषता है संपूर्ण जीवन का चित्रण होना चाहिए, जिसमें जन्म से लेकर अंत तक का उसमें व्याख्यान किया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं संपूर्ण जीवन का चित्रण हो। खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? जिसमें खंड जीवन का चित्रण हो, यानी अलग अलग उसको समझाया जाए या बताया जाए, तो उसको खंड काव्य कहेंगे। खंड जीवन का चित्रण होता है। और अगला है आख्यानक गीत। आख्यानक गीत क्या होती है? इसको समझने के लिए जैसे बिरहा हो गया, इनके द्वारा आख्यानक गीत को समझा जाता है। तो ये है काव्य और काव्य की परिभाषाएं।